हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। ये हमारा वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है। हम लोग ऑलमोस्ट ये चैप्टर कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास जो हम लोगों की हुई थी वहाँ पे हम लोगों ने लेटेंट हीट वाला टॉपिक पढ़ा था और इसके अलावा एवापोरेशन के बारे में जाना था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमके सिलेबस के, लेटेंट हीट भी और एवापोरेशन भी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्पेसिफिकली कि एवापोरेशन के जो फैक्टर्स होते हैं ना, जिन चीज़ों के चेंज हो जाने की वजह से एवापोरेशन की रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है, उनको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आज इस लेक्चर नंबर 9 में उस एवापोरेशन के ऊपर बेस्ड जो एनसीईआरटी में रीज़न वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस से लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं अच्छे, उन सबको आज हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। और जो एक लास्ट क्लास और आएगी इसके बाद में, पार्ट नंबर 10, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करा दूंगा। एंड फाइनली 10 लेक्चर्स के साथ हमारे पास हमारा ये चैप्टर नंबर 1 पैकअप हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब डेजर्ट कूलर का मतलब ये नहीं कि डेजर्ट में ले जाया जाएगा, डेजर्ट में पाए जाने वाला कूलर। डेजर्ट कूलर का मतलब इस तरह का जो नॉर्मल कूलर आपके घर में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कूलर पे लिखा हुआ भी होता है डेजर्ट कूलर के नाम से। तो डेजर्ट कूलर का मतलब ये होता है कि ये कूलर मतलब डेजर्ट जैसी गर्मी में भी आपको कूलिंग बहुत अच्छी देगा, है ना, इसलिए लिख देते हैं लोग बाग, कंपनी वाले उसके ऊपर डेजर्ट कूलर। तो पूछा ये है कि जो डेजर्ट कूलर है उसकी एक खास बात ये होती है कि वो बहुत अच्छी कूलिंग परफॉर्म करता है जब बहुत गर्म दिन होता है, यानी बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, लू चल रही है, ड्राइनेस बहुत है। अब सोचो जरा, अगर लू चल रही होगी, ड्राइनेस बहुत होगी, तो एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो आपको पता है अच्छे से कि रेट ऑफ एवापोरेशन का ह्यूमिडिटी से इन्वर्स कनेक्शन था। ह्यूमिडिटी कम हो गई बहुत गर्मी के टाइम पे, जिसकी वजह से एवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस तरह का ये लॉजिक हमारे पास आएगा। आंसर को देखो किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ए डेजर्ट कूलर cools better on a hot dry day because on a hot dry day temperature is high। देखो, दो चीज़ें हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, याद करो कि आपको पढ़ाया था कि रेट ऑफ एवापोरेशन की अगर मैं बात करूं कि सर एवापोरेशन की जो रेट होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे। एक तो टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन था, आपको याद हो तो, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी से इनडायरेक्ट कनेक्शन था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी वो। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर टेम्परेचर राइज होगा, जो कि हो रहा है गर्मी के टाइम पे, तो एवापोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, एवापोरेशन की रेट भी हाई हो जाएगी। और आपको पता है अगर एवापोरेशन ज़्यादा होता है तो वो कूलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत घट जाएगी, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो भी एवापोरेशन की रेट में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो एवापोरेशन की रेट हमारी दोनों तरह से इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भी एवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो रही है, और इस तरह से हमारे पास ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो भी एवापोरेशन की रेट में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो देखो, दोनों फैक्टर समझ में आए। तो एक तो टेम्परेचर हाई है, इससे बेनिफिट मिला। दूसरी बात क्या है, ह्यूमिडिटी इज लेस। तो इन दोनों फैक्टर होने की वजह से क्या हुआ, विच हेल्प्स इन बेटर एवापोरेशन। तो टेम्परेचर हाई हुआ तो भी एवापोरेशन रेट ज़्यादा हो गई, और इसी तरह से ह्यूमिडिटी कम हुई गर्मी की वजह से तो भी एवापोरेशन रेट हाई हो गई। और हाई रेट ऑफ एवापोरेशन की वजह से फाइनली जो कूलिंग इफेक्ट आया वो मच बेटर आया। ये बात क्लियर हो गई ना अच्छे से। तो कूलिंग इफेक्ट इस वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है जब हम गर्मी के दिन में बात करते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान रख लेना कि कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना एवापोरेशन के ऊपर बेस्ड, उन सभी क्वेश्चंस में जो फैक्टर्स थे ना, उन फैक्टर का ही वर्क आने वाला है। सारे का सारा काम उन फैक्टर्स का ही आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, रिपीट होता है मल्टीपल टाइम्स। मटके वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का ही होता है मटका, ऑब्वियस सी बात है। बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मी के टाइम पे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि लोग मटके का पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये बात तो डॉक्टर भी मानते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप फ्रिज में रखा हुआ पानी कम से कम पिएं। जब बहुत रेयर कंडीशन हो, जब बिल्कुल आपको मतलब बहुत ज़्यादा थर्स्ट है और आपको लग रहा है कि नहीं आज बहुत गर्मी है, आपको आज थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, तभी आप फ्रिज का पानी यूज़ करें। अदरवाइज़ फ्रिज में रखा हुआ पानी मोस्ट हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, है ना। उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे मटके में रखा हुआ पानी यूज़ कर सकते हैं। मटके में रखे हुए पानी की कूलिंग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है,
फ्रिज जितना ठंडा पानी नहीं होता, बट फ्रिज जितना ठंडा पानी हमारी बॉडी को चाहिए भी नहीं। जब बहुत ठंडा पानी पीते हो ना तो स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस पानी को ठीक से आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंचाने के लिए। तो बॉडी की मसल्स ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा ओल्ड एज में जाके। तो इसलिए अभी से ठंडा पानी पीने की जो आदत है उसको छोड़ दीजिए। पानी नॉर्मल पीजिए हमेशा, और या फिर पॉसिबल है तो मटके में रखा हुआ पानी पीजिए। अब ये पानी ठंडा कैसे हो जाता है मटके में रखा हुआ? आप एक काम करना कि आपने पानी मटके के अंदर रखा और उतना ही पानी भर के आप स्टील की एक बाल्टी के अंदर रख देना, तो आप देखोगे कि स्टील की बाल्टी के अंदर रखा हुआ पानी तो गर्मी के टाइम पे और थोड़ा गर्म ही हो गया, ठंडा तो हुआ ही नहीं वो बिल्कुल भी। बट मटके में रखा हुए पानी में एक अलग ही कूलिंग नज़र आएगी, काफ़ी ठंडक आपको लगेगी कि हाँ ये पानी फिर भी बाकी वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा है। तो इसका लॉजिक भी एवापोरेशन के अंदर ही छिपा हुआ है। देखो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। एन अर्थन पॉट हैज़ स्मॉल पोर्स। जो मटका होता है मिट्टी का बना हुआ, उसके अंदर की वॉल्स पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे से होल्स, ठीक है। तो अंदर की वॉल्स पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं। व्हेन वाटर इज केप्ट इनटू इट, जब पानी भरोगे आप उस मटके के अंदर, सम वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू दीज पोर्स एंड एवापोरेट्स। तो थोड़ा सा पानी उन पोर्स में, उन होल्स में एब्जॉर्ब होके आउटर सरफेस तक आ जाता है। देखना कभी भी मटके का आउटर सरफेस गीला हो जाता है जब आप पानी भर देते हो, पानी भर के रख देना तो आपको हल्का हल्का सा उसका कलर आउटर साइड से भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मिट्टी के मटके के अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो आउटर सरफेस पे आके एवापोरेट हो जाता है। अच्छा, अब एवापोरेशन के लिए तो हीट चाहिए। अब उसने एवापोरेशन के लिए हीट कहाँ से ली होगी? तो उस पानी ने एवापोरेशन के लिए जो हीट है वो आपके मटके से ली और मटके के अंदर जो प्रेजेंट पानी था उससे ली। तो जो पानी बाहर आके यहाँ से सरफेस से एवापोरेट हो गया चारों तरफ एनवायरनमेंट में, तो उसने हीट कहाँ से ली? द हीट रिक्वायर्ड फॉर एवापोरेशन इज टेकन फ्रॉम द अर्थन पॉट। मिट्टी के मटके से ली तो मटका भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, एंड फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन इट, और जो अंदर पानी प्रेजेंट था उससे उसने हीट को एब्जॉर्ब करा और वो जो वाटर बाहर वाली सरफेस पे आया था वो एवापोरेट होके उड़ गया। तो उस वाटर के एवापोरेट होके उड़ जाने की वजह से ही आपके मटके के अंदर रखा हुआ पानी क्या हो गया? ठंडा हो गया है, क्योंकि उससे हीट एब्जॉर्ब कर ली गई है ना। दैट्स वाई दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। काफ़ी घरों में आज के टाइम में मटका यूज़ किया जाता है। अब तो मटके के अंदर ना जो वाटर टैप टाइप चीज़ होती है वो भी लगी हुई आती है, सो दैट उसमें से वाटर को निकालना ईजी हो जाए। तो मटका एक काफ़ी अच्छा एक सॉल्यूशन होता है। राजस्थान की साइड जाओगे ना तो वहाँ पे आपको घरों में बहुत ज़्यादा मटके मिलेंगे, वो तो लोग बहुत ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स में मटके से पानी पिलाया जाता है लोगों को, और पानी काफ़ी मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो फ्रिज वाला वाटर होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन। एसीटोन मैंने आपको बताया था नेल पॉलिश रिमूवर, ये बात मैंने बताई थी आपको पहले अच्छे से। एसीटोन अपनी पाम पे थोड़ा सा स्प्रे कर लो, थोड़ा सा पेट्रोल स्प्रे कर लो, या सबसे सिंपल है कि घर में परफ्यूम तो होता ही है, परफ्यूम को स्प्रे कर लो। और मैंने आपको कहा था करके देखना, आपको अपनी पाम पे, आपकी हथेली पे काफ़ी ठंडक फील होगी। अगेन रीज़न क्या है? अगेन रीज़न एवापोरेशन ही है। देख लीजिए आंसर। When पेट्रोल और परफ्यूम इज प्लेस्ड ऑन पाम, आपकी हथेली पे जब पेट्रोल या परफ्यूम रखते हो, देन इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द पाम। क्योंकि भाई एवापोरेशन तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमेशा हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा कहीं ना कहीं से। या तो जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, नहीं तो आसपास के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे मटके के केस में क्या हुआ, मटके वाले केस में मटके से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और मटके के अंदर जो पानी था वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो बाहर पोर्स से पानी आ गया था वो कहाँ हो गया? एवापोरेट हो गया, मटके के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा हो गया। ऐसे यहाँ पे हुआ, आपकी हथेली पे जब आपने पाम पे परफ्यूम, पेट्रोल या एसीटोन में से कुछ भी रखा तो वो एवापोरेट हुआ। एवापोरेट होने के लिए उसने अपने आपके हैंड से, आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और फाइनली वो एवापोरेट हुआ, जिसकी वजह से आपकी पाम से जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो आपकी पाम कैसी हो गई? ठंडी हो गई है। जब हीट कोई खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर डाउन हो जाना है, और जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो यू विल फील कि हाँ काफ़ी कूलिंग आपको फील हो रही है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे और कंप्लीट हो गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डेजर्ट कूलर वाला था, सेकंड क्वेश्चन मटके वाला था, थर्ड क्वेश्चन था कि पाम पे कूलिंग की परफॉर्म होती है जब हम पेट्रोल या फिर एसीटोन कुछ ऐसे स्प्रे कर लेते हैं। डन, इतनी बात समझ में आई है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क। गर्म चाय है आपके पास या मिल्क है,
आप उसको आसानी से सिप कर पाते हो, तेजी से सिप कर पाते हो फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। सॉसर मतलब जो प्लेट होती है, जैसे चाय की बात करूं तो आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि चाय के साथ में एक प्लेट भी रखी हुई है। कॉमन ट्रेडिशन है हमारे इंडिया में कि जब लोगों को चाय दी जाती है तो साथ में एक प्लेट भी होती है ना। सब जगह पे चाय बनाने का तरीका बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो अगर प्लेट से चाय पियोगे तो चाय आप जल्दी पी पाओगे एज़ कम्पेयर टू कप। सिंपल सी बात, प्लेट में जब चाय रखोगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एवापोरेशन फास्टर होगा और चाय ठंडी हो जाएगी जल्दी से और आसानी से आप उसके पी पाओगे। नहीं तो बहुत गरम गरम चाय अगर पीने की कोशिश करोगे तो आपकी जीभ जला देगी ना वो। तो थोड़ा इसका फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। देख लो आंसर। तो क्या लिखा हुआ है, सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया। सॉसर मतलब प्लेट की बात हो रही है। ड्यू टू विच द एवापोरेशन रेट बिकम्स फास्टर। अब लार्ज सरफेस एरिया हुआ तो देखो यहाँ पे छोटा सा मुंह है इस कप का, तो सरफेस एरिया कम है। प्लेट का जो माउथ है, फ्रंट सरफेस, वो बहुत बड़ा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए एवापोरेशन फास्टर होगा। और एज अ रिजल्ट हॉट टी और कॉफ़ी कूल्स डाउन क्विकली, वो थोड़े जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठंडी का मतलब ऐसे बिल्कुल ही ठंडा करके पीना है। ठंडी का मतलब इन सेंस कि वो जितनी गर्म थी ना उतनी गर्म नहीं रहेगी, थोड़ी सी लेस हॉट हो जाएगी और उसे आप आसानी से ड्रिंक कर पाओगे। ठीक है, इट्स फॉर वेरी वेरी ईजी। तो डन, तो ये हमें समझ में आई बात। नेक्स्ट वन, और क्या पूछा हुआ हमसे, वॉट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में लोग प्रेफर करते हैं कि कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए गए, सपोज़ किसी शॉप के पास गए या फिर सपोज़ आप किसी मॉल के अंदर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की क्लॉथ्स दिखने के लिए गए, तो वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि सर कॉटन वाले कपड़े दिखाइए। टी शर्ट लेनी है तो वो भी कॉटन की लोगे, किसी को साड़ी लेनी है या फिर कोई और गारमेंट लेना है तो वो भी प्रेफर करते हैं कि कॉटन की हों, मतलब मैक्सिमम क्लॉथ्स कॉटन की हों, क्योंकि वो बहुत स्विटेबल होते हैं गर्मियों में। तो पूछा है उसने कि इस किस तरह के कपड़े हम लोगों को पहनने चाहिए गर्मियों में, तो मैंने आंसर क्या दिया, कॉटन वाले क्लॉथ्स पहनने चाहिए गर्मी में। क्योंकि कॉटन वाले क्लॉथ्स में खास बात क्या होती है भाई, समर्स में तुम्हें पसीना तो आएगा ही आएगा, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो उस पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्लॉथ होना चाहिए ना। तो कॉटन में बड़ी अच्छी खास बात क्या होती है कि जो बॉडी पे स्वेट आता है, कॉटन के जो टी शर्ट्स या कोई क्लॉथ होते हैं वो उसको बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब वो स्वेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होके वो एवापोरेट हो जाएगा बॉडी से, तो जब एवापोरेट हो गया उस क्लॉथ से वो पर्टिकुलर स्वेट, तो आपकी बॉडी में कूलिंग फील होगी, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ठीक है, देख लो आंसर। इन समर वी स्वेट मोर, हमें पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग का मतलब पसीना आना। इफ़ वी वियर कॉटन क्लॉथ्स देन दे एब्जॉर्ब द स्वेट क्विकली। अगर हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहने तो वहाँ पे क्या होगा, उस सिचुएशन में वो स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उनकी ये कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। और फाइनली वो स्वेट क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा एनवायरनमेंट में। और जब एवापोरेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को कूलिंग भी फील होगी एंड वी विल फील कंफर्टेबल इन कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, आप लोगों ने कोई रेशमी टाइप के कपड़े पहन रखे हैं तो उस सिचुएशन में तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा, क्योंकि पसीना जो आएगा वो सूख ही नहीं पाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा वो रेशमी क्लॉथ। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। एंड द रीज़न इज दैट कि कॉटन क्लॉथ आसानी से स्वेट को एब्जॉर्ब करके उसको एवापोरेट कर देते हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से बॉडी को थोड़ी सी कूलिंग फील होती है एंड फाइनली वी विल फील कंफर्टेबल इन सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स। डन, दिस थिंग आई थिंक यू शुड हैव क्लियर्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी और भी हैं, देखो क्वेश्चन देख लो कैसे है हमारे पास आंसर के साथ। कपड़े सूखे हुए नज़र आ रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, और आई थिंक हवा चल रही है, इस तरह से लहरा रहे हैं सारे कपड़े। तो ये पूछा है आपसे कि वाई डू वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर व्हेन द विंड इज ब्लोन। जब तेज़ हवा चलती है तो कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो कॉमन सी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, एक फैक्टर पढ़ा था एवापोरेशन की रेट को इंक्रीज करने वाला, विंड। तो अगर हवा चल रही है, बिकॉज द विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन, तो उस हवा की वजह से एवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो गई। एवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कपड़े थे वो कपड़े जल्दी सूखने लगे। सिंपल स्ट्रेट क्रिस्टल क्लियर आंसर है कि जब विंड तेज चलेगी तो उस सिचुएशन में द रेट ऑफ एवापोरेशन विल इंक्रीज, और जब एवापोरेशन फास्टर होगा तो जो कपड़ों के अंदर पानी है ना वो वेपर बन के बाहर आ रहा था, तो तेज़ हवा उस वेपर को दूर तक उड़ा के ले जाएगी ताकि उसमें से काफ़ी ड्रॉपलेट वापस ना आ पाए। नहीं तो क्या होता है नेचुरली कि आपके इस क्लॉथ में से थोड़ा सा वाटर वेपर बन के उड़ा तो उसमें से बहुत स्लो रेट पे उड़ेगा, है ना। अब बहुत स्लो रेट पे उड़ेगा तो कपड़े बहुत देर से सूखेंगे, जबकि हवा चल रही होगी तो इसके अंदर जो वाटर होगा क्लॉथ के अंदर वो तेजी से वेपर बन के उड़ जाएगा, जिसकी वजह से कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं तेज़ हवा में।
ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन टेक्स्ट के अंदर दे रखा है, अलग से बना के नहीं दिया हुआ होगा। कुछ जगह पे ऐसा होता है ना कि अलग से क्वेश्चंस टेक्स्ट के अंदर वो इनबिल्ट कर देते हैं, तो वहाँ से ढूंढना पड़ता है। तो कंटेंट सारा एनसीईआरटी से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो टेंशन मत लो, सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा अच्छे से। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली भी करा देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी अगर आपके पास किसी ग्लास में है, तो उसकी आउटर सरफेस पे पानी की बूंदें आपको नज़र आती हैं। देख लीजिए आप, इस तरह से कांच के ग्लास में कोई पानी आपने भरा हुआ है, उसमें अपने आइस क्यूब डाल दिए, आइस क्यूब ना भी डालो, अगर ठंडा पानी भी है ना बहुत ज़्यादा, तो उस तरह से बाहर वाली सरफेस पे तुम्हें वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कॉमन सा रीज़न देखो यही तो है कि यहाँ वाली साइड से जब एयर चल के आ रही होगी, इस एयर में ह्यूमिडिटी होगी, यानी वाटर वेपर प्रेजेंट होंगी। जब ये एयर, हॉट एयर चल के यहाँ से इस पे आके टकराई, तो क्या हो गई? कंडेंस हो गई। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। तो उनका क्या हो गया? उनका कंडेंसेशन हो गया, यानी कि वो जो वेपर थी, वो वेपर किस में कन्वर्ट हो गई? वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसी को तो बोलते हैं कंडेंसेशन। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि उसको एक कोल्ड बॉडी मिल गई, ठंडी चीज़ से वो टकराई, और उसके अंदर जो पानी था, वो पानी वापस वेपर से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए जो एयर के अंदर पानी की बूंदें, एयर के अंदर जो पानी प्रेजेंट था, उसकी बूंदें तुम्हें नज़र आती हैं। ये ग्लास का पानी थोड़ी ना लीक हुआ है, ठीक है। देखो, the water vapor molecules present in the atmosphere lost their kinetic energy। उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को वो लॉस कर लेते हैं, और फाइनली क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाएंगे। जैसे टकराएंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में कोई रास्ते में आ गया, और कंडेंसेशन हो गया। मेन बात ये कि कंडेंसेशन हुआ, यानी वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। कब हुआ कंडेंसेशन? व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब उस ठंडे ग्लास के पानी से टकराई एयर की वेपर, तो उस सिचुएशन में ऐसा हुआ। अब कंडेंसेशन हो जाने की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड के ड्रॉप नज़र ही आएंगे तुम्हें। तो इसलिए हमारे पास जब कोई ग्लास के अंदर ठंडा पानी भरते हैं, तो आउटर सरफेस पे हमें इस तरह की वाटर वेपर देखने को मिल जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी बातें थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको आज वो करा दिए हैं आपके इस चैप्टर के। इनको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेना, कहीं पे कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा उस चीज़ को। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क से हैं, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, आप सोचोगे कि हाँ मैंने जितनी बातें पढ़ाई हुई हैं आप उसको किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप से समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिएगा। यहाँ पे उसने पूछा है कि 2-3 फ्रेंड्स हैं इस तरह से, उन्होंने कहा है कि एक को कॉटन के क्लॉथ का पहनने, एक को नायलॉन के क्लॉथ पहनने हैं, तो किसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, कौन कंफर्टेबल फील करेगा। तो एक सिचुएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अच्छा सा है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा बेटर क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको इनके रीजंस एक्सप्लेन करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, कि एवापोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, उस पर कोई कमेंट आपको देनी है। इसी तरह से कि rate of evaporation of an aqueous solution decreases with increase in humidity। aqueous solution मतलब watery solution, aqueous solution मतलब a solution in water। पानी में किसी चीज़ को घोल रखा है ना, उस सॉल्यूशन को aqueous बोलते हैं। कुछ भी चीज़ हो सकती है, पानी के अंदर नमक घोल दो आप, उसको एक्वा सॉल्यूशन बोल दोगे, पानी के अंदर चीनी घोल दो, उसको एक्वा सॉल्यूशन बोल दोगे। तो इन्होंने बोला है कि एवापोरेशन की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है ह्यूमिडिटी बढ़ने से। क्यों? तो थोड़ी सी बात आपको उस तरह की एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। और एक ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया, स्पंज जो होता है, स्पंज देखा होगा ना आप लोगों ने, जिस तरह से जूना होता है बर्तन को साफ करने वाला, अगर इसको दबाओगे, यहाँ से कंप्रेस करोगे तो पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाता है ये। तो ये स्पंज कंप्रेस हो जाता है, स्टिल इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इन पार्ट को कवर करने के लिए। तो इनको अच्छे से कवर कीजिएगा एंड देन मुझे को आंसर बताइएगा। बहुत बेटर वे में आपको पढ़ाया है सारा चैप्टर, कोई ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने कि जहाँ पे आपको बातें ना पता हूँ। तो 9 लेक्चर्स ओवरऑल अभी तक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। यहाँ पे एक लास्ट क्लास आपके 10th वाली और आ जाएगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट MCQ या कुछ क्वेश्चन मेरे को 1-2 और दिखाने हैं वो मैं करा दूंगा, और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट थॉरोली हर तरह से सब बातें कंप्लीट कराने के बाद कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।